मैं डॉक्टर कर्मवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड है, इसमें से आज जो टॉपिक का नाम है संघ लोक सेवा आयोग, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कल ऑनलाइन कक्षा में हमने इस विषय पर चर्चा की थी, संघ लोक सेवा आयोग के विषय पर, कि इसका किस प्रकार से संगठन किया गया है। मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद 316 का उल्लेख किया था कि संविधान के अनुच्छेद 316 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन के संदर्भ में बातें की गई हैं। क्या उसका कार्यकाल, उसकी पदमुक्ति, वेतन भत्ते, कार्य, भर्ती प्रक्रिया की विधि, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, पदोन्नति, इन सब के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। अब इसी लोक सेवा आयोग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में आयोग एक सलाहकार की भूमिका के रूप में, एन एडवाइज़र, द कमीशन एन एडवाइज़र, कि आयोग एक सलाहकार की भूमिका के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पहले ब्रिटिश संसद में जो अधिनियम पर चर्चा होती थी वो किस प्रकार से चर्चा हुई और आयोग किस प्रकार से एक सलाहकार की भूमिका निभाता था और वर्तमान में आयोग की क्या भूमिका है, इसके बारे में मैं अब आपको कुछ बातें शेयर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत में भी संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका एक सलाहकारी ही थी, सलाहकार की भूमिका के रूप में ही माना जाता था स्वतंत्र भारत में। अर्थात क्या भूमिका थी कि सफल प्रत्याशियों का शासकीय पद पर चयन व उसकी सूची तैयार करके आयोग द्वारा नियुक्ति की सलाह दी जाती थी। सामान्यतः सरकार द्वारा ये सलाह स्वीकार कर ली जाती है, पर सरकार यह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और यह परंपरा 1935 के अधिनियम से चली आ रही है। ब्रिटिश संसद में भी इस अधिनियम पर चर्चा के समय तत्कालीन भारत सचिव सैमुअल होर ने आयोग की सलाहकारी भूमिका की ही सिफारिश की थी। आयोग की सलाह को बाध्यकारी करने से आयोग तथा सरकार के बीच टकराव की आशंका थी और आशंका हो भी सकती है। तो स्वतंत्र भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए सलाहकारी भूमिका सुनिश्चित करने के पीछे हमारे जो संविधान निर्माताओं का सरकार पर अनावश्यक दबाव न बनाना था, वे आयोग को निष्पक्ष व सक्षम भूमिका भी प्रदान करना चाहते थे। अतः संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत यह व्यवस्था की गई कि आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। इस प्रतिवेदन में संघ लोक सेवा आयोग उन मामलों का उल्लेख करता है जहां उसकी सलाह सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही सरकार की ओर से ज्ञापन द्वारा आयोग की सलाह न मानने संबंधी स्पष्टीकरण होता है। तो यह स्वाभाविक है कि जब तक कोई बड़ा और वास्तविक कारण नहीं होता तब तक आयोग की सलाह को अस्वीकार नहीं किया जाता। संसद में भी यदि किसी मामले पर चर्चा या बहस होती है तो वह मीडिया के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंच जाती है। सरकार का पक्ष
यदि मजबूत न हो तो वह जनता की आलोचना की शिकार हो सकती है। इस व्यवस्था से आयोग की स्थिति दृढ़ होती है। वस्तुतः संविधान निर्माता आयोग व सरकार की भूमिका में संतुलन बनाया रखना चाहते थे। एक ओर तो वे आयोग से निर्भीक व तटस्थ भूमिका की अपेक्षा रखते थे, तो दूसरी ओर वे सरकार को अनावश्यक दबाव से मुक्त रखना चाहते थे। साथ ही सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं को गंभीरता से लेने की अपेक्षा रखते थे। तो वस्तुतः क्या हुआ कि यह एक बहस का बिंदु बन गया कि आयोग की अनुशंसाओं को सलाहकारी रखा जाए या बाध्यकारी कर दिया जाए। तो आयोग के पूर्व अध्यक्ष आरसी सरकार आयोग की अनुशंसाओं को बाध्यकारी कर देने के पक्ष में थे। अब जहां तक आयोग की स्वतंत्रता का सवाल है, इस संदर्भ में आप कह सकते हो कि संविधान द्वारा विशिष्ट प्रावधान किए गए आयोग को स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, इसके लिए संविधान निर्माताओं द्वारा विशिष्ट प्रावधान किए गए। वो विशिष्ट प्रावधान क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के जो वेतन, भत्ते और वो अन्य खर्च हैं, वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इनके संबंध में संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। तो एक विशिष्ट प्रवृत्ति हो गई या विशिष्ट प्रावधान हो गए, इसलिए आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान प्रदत्त प्रक्रिया से ही पदमुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उसको हटा दे, ऐसा नहीं है। संविधान की एक प्रदत्त प्रक्रिया, उसके प्रक्रिया के तहत उसे उसके पद से हटाया जाता है। वो स्वयं त्याग पत्र दे दे, वो एक अलग बात है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद व वेतन से संबंधित शर्तों को उनके कार्यकाल में हानि के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक स्वतंत्रता कारण आप ये भी बता सकते हैं कि संविधान के अनुसार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पुनः उसी पद या सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता। इस स्थिति के अपवाद हो सकते हैं। तो ये कुछ आयोग की स्वतंत्रता के पहलू कह सकते हैं। आयोग की कार्य पद्धति में सुधार के लिए कुछ समितियां भी बनी। जैसे आपको पता होगा कि कोठारी समिति 1975 में प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसको भर्ती की पद्धति की समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था। और सिर्फ कारण यह था कि परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी। तो बढ़ी हुई संख्या में से कुछ बेहतर और अधिक सक्षम प्रत्याशियों को छांटना आवश्यक था। तो कम योग्यता वाले प्रत्याशियों की छंटनी भी जरूरी थी। तो कोठारी कमीशन ने अखिल भारतीय व केंद्रीय सेवाओं, जो फर्स्ट और सेकंड है, मुख्य परीक्षा के पहले एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा का सुझाव दिया। साथ ही मुख्य परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार के लिए अधिक अंकों में से मूल्यांकन का सुझाव भी दिया। तो कोठारी समिति के मुख्य सुझावों को 1979 की परीक्षा में स्वीकार कर लिया गया और 1988 में UGC के पूर्व अध्यक्ष जो प्रोफेसर सतीश चंद्र थे, इसके अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें मुख्य परीक्षा में 200 अंकों के निबंध के प्रावधान का सुझाव दिया और साक्षात्कार के अंक 250 से 300 का सुझाव दिया। तो कुछ ये समितियां भी बनी जिन्हें समय समय पर अपनी सिफारिशें दी। तो संघ लोक आयोग की कुछ उपलब्धियां, कुछ अचीवमेंट भी कहे जा सकते हैं। जो मानव संसाधन प्रबंधन है, 29 नवंबर 2013 को संघ लोक आयोग के 4थे वार्षिक स्थापना दिवस पर बोलते हुए तत्कालीन राज्य मंत्री पर्सनल एंड PMO श्री VN नारायण स्वामी ने कहा था कि ये जो उपयुक्त समय पर पर्याप्त संख्या में उपयुक्त लोक सेवकों की भर्ती आयोग की महत्वपूर्ण चुनौती है। इस चुनौती को आयोग ने सफलतापूर्वक स्वीकार भी किया है। और वो उपलब्धियां क्या हैं, जैसे मैं बताऊं कि देश की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में लोक सेवकों का पक्षपात रहित व उचित चयन संघ लोक सेवा आयोग की एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। पदोन्नति द्वारा चयन प्रक्रिया में सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली प्रारंभ की गई, जिससे समय की काफी बचत होती है।
आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर पीडी अग्रवाल का मानना है कि नवंबर 2010 में सार्क देशों के लोक सेवा आयोग प्रमुखों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी विशेषज्ञता, शोध आधारित चयन प्रक्रिया, ईमानदारी तथा कार्यकुशलता की सराहना की गई थी। तो ये कुछ आयोग की हमारी उपलब्धियां भी कही जा सकती हैं। कुछ उसकी कमजोरियां भी हैं, जैसे कमजोरियां के रूप में आप कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका सलाहकारी है, सरकार द्वारा उसकी सलाह की उपेक्षा संभव है। बड़ी संख्या में ऐसे पद हैं जो आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। तो सुझाव के रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ लोक सेवा आयोग के चौथी स्थापना दिवस पर बोलते हुए आयोग की प्रशंसा करते हुए आयोग ने लोक प्रशासन को आधार प्रस्तुत करने की मूलभूत सेवाएं की हैं, परंतु लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसमें व्यवस्थित व निरंतर सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो कुछ सुझाव के रूप में आप कह सकते हो कि संघ लोक सेवा आयोग अपना कार्य अधिक क्षमता व तत्परता से कर सके, उसके लिए और स्वतंत्रता व आर्थिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। आयोग को चुनाव आयोग के समक्ष दर्जा प्राप्त होना चाहिए। आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए इसकी सीमा में अर्ध सरकारी व लोक उद्यमों की नियुक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये कुछ सुझाव के रूप में आप कह सकते हो। तो यहाँ ये आपका जो एक प्रकार से कह सकते हो कि आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो चैप्टर है संघ लोक सेवा आयोग का, ये यहाँ खत्म हुआ। धन्यवाद।